दोस्तों 27 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कुल 2 घंटे में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी। इसमें कुल मिला के लगभग 41,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। परीक्षा में शामिल होते हैं 21,000 लोग और यहाँ पर कुल मिला के 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। 100 प्रश्न हैं जिसमें जनरल हिंदी के प्रश्न हैं, जनरल इंटेलिजेंस के प्रश्न हैं, इसके अलावा जीके के प्रश्न, कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न और यूपी जीके के भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और सभी 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे उनके बिल्कुल शुद्धतम हल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नाम धातु क्रिया का उपयोग किस वाक्य में है? नाम धातु क्रिया, यहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप आर ओ या फिर नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो आप टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक आपको तैयार करना होगा। नाम धातु क्रिया किस का जो प्रयोग है वो किस वाक्य में हुआ है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हथियाली मतलब हथियाना, लथियाना, लठियाना, ये जो शब्द होते हैं सब नाम धातु क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। बिना जल्दी चलिया में विधेय विस्तारण की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। सिर्फ उत्तर देंगे हम आपको, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है? तो यहाँ पर अस्पष्ट है, पहला ही कुरुक्षेत्र जो कि रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो बस यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए बन गया। नेक्स्ट है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य, तो इसमें 2 वाक्य, ये भी गलत है। एक प्रधान उपवाक्य, एक या अधिक आश्रित उपवाक्य, ये मिश्र वाक्य होता है। और मतलब यहाँ पर 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े, तो उसे, अब यहाँ पर व्यापार कर्ता करे फल भी कर्ता पर ही पड़े, मतलब यह अकर्मक क्रिया हो गई। ऑप्शन ए। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कारक और उसके चिन्ह ये आपको पता होना चाहिए। के लिए जो है ये किसका चिन्ह है? तो फ्रेंड्स ये संप्रदान, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा, निम्नलिखित में किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? वो होता है ना, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरें कभी व्यभिचारी चोर, या फिर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। तो इसमें श्रेष्ठ अलंकार होता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? तो औपचारिक पत्र की बात हो रही है, तो कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा जो पत्र लिखा जाता है बधाई पत्र, वो औपचारिक नहीं होता है, बाकी सब यहाँ पर औपचारिक है। उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? दिगंबर व्यंजन संधि, महाड़व दीर्घ संधि, सदैव वृद्धि संधि, वनोत्सव दीर्घ संधि। तो यहाँ पर जो वनोत्सव है ये क्या होगा? यहाँ पर ये गुण संधि में आएगा, दीर्घ संधि में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गुण संधि है, तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर बनेगा। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, मतलब नाक से भी, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनुस्वार बिंदु का प्रयोग मिलाया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सी होगा। किस युग में अशुद्धि है? सतसई द्विगु समास, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। अब प्रतिवर्ष मतलब ये अव्ययी भाव हो रहा है ना, तो ये आपका आंसर बन सकता है, यही सही, ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रतिवर्ष। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। मतलब ये क्या है कि हेतु हेतुमद भूतकाल है, ठीक है, 2 चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो हेतु हेतुमद भूतकाल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो उस जैसा जिंदा दिल इंसान, तो ये यहाँ पर जो रेखांकित है तो ये क्या है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये क्रिया, ये विशेषण पदबंध कहा जाता है, ऑप्शन ए उत्तर बनेगा। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, सबसे उचित है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, मतलब ऑप्शन बी ये करेक्ट है। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो वर्ण प्राणतत्व की मात्रा के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर देखेंगे तो क जो है ये कंठ, यहीं से देख लेते हैं।
छ जो है तालु और ढ़ जो है, तो ढ़ यहाँ पर क्या है, मूर्धा है, और ध त थ द त वर्ग है ये, तो ये ओष्ठ नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ये क्या बनेगा फिर, ये दंत बनेगा आपका। ठीक है, त थ द ध त से दांत से हो रहा है ना, दंत, दंत होना चाहिए था। नेक्स्ट, अर्धविराम चिन्ह कहाँ पर लगता है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर लगेगा, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। देखो हिंदी भी आसान नहीं रह गई है, आप खुद ही देख रहे हो। वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है। वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम, ये अच्छे से रट लेना। ये वैदिक संस्कृति आ जाएगी, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। विकल्प ए इसका आंसर है। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न था कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है। भवन और भुवन का अर्थ, भवन मतलब क्या होगा, महल हो जाएगा, और भुवन का मतलब जगत हो जाता है, तो विकल्प डी। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। किस युग में जो विलोम रूप है वो शुद्ध नहीं है, तो संधि का विलोम बताओ। संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह, तो ये सही नहीं है, ये उत्तर बनेगा। अच्छा ये बताओ समास का विलोम बताओ। समास का विलोम होता है व्यास, ये याद रखो, सब इम्पोर्टेंट है। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, मतलब सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, पहला ही उत्तर। फिर है कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। तो आंसर बताओ इसका आंसर बनेगा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। सभी वाच्यों को ध्यान से पढ़ो, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना के दिया था। शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब शुरू में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको याद है ना, तो ये उपसर्ग कहे जाएंगे। 23 का उत्तर ऑप्शन बी है। आज हमारी बारी में आज कौन सा पद है, तो दोस्तों ये बनेगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया का विशेषता बता रहा है। रेखांकित उपवाक्य भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो उपवाक्य का भेद, ये उपवाक्य जो अंडरलाइन है, तो ये मतलब पूछ रहा है, तो सही जवाब बनेगा ये क्रिया विशेषण उपवाक्य माना जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये हिंदी आपका पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब गद्यांशों को देखते हैं। ठीक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। अच्छा ये गद्यांश मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के, इसको जरूर पढ़ना आप। ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। एक बार खुद भी हल कर लेना, क्योंकि एक बार यहाँ पर देख लो फिर हल कर लो, तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में बसे रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो गद्यांश है ये मैं पढ़ूंगा नहीं, ये आप ही को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, मतलब ये जो पैरा है बहुत ज़बरदस्त है, पढ़ना जरूर इसको। ठीक है, चलो आंसर देते हैं आपको। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है। अब उत्तर जो देना होता है वो पैरा के आधार पर देना होता है, तो यहाँ पर तो अपने मन से कुछ करना नहीं है, तो उत्तर देते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय है कि लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो विकल्प है वो सही बनेगा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है आपका 26 हो गया ना, 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगते हैं। ये प्रवृत्ति जो है ठीक नहीं है, तो ये आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है। तो देखो आजकल क्या है ना, जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनको लोग मूर्ख ही समझते हैं, वही बात यहाँ पर लेखक समझा रहा है, ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। फिर एक हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लिखने का लेखक का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेखक का तात्पर्य है वो ये है कि जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः स्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा, इसलिए ये कथन कहा गया, तो ऑप्शन डी इसका सही है। फिर आ जाओ, निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। निरीह मतलब ये क्या बता रहा है, निरीह जीव मतलब, ठीक है, विशेषणता यानी कि विशेषता बता रहा है। फिर इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट है, इसको इसी वीडियो में लास्ट पार्ट में कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मतलब देखेंगे नहीं। तो अभी लौट के आते हैं 31 नंबर पर, पहले जो यहाँ पर बाकी प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद लौट के आते हैं। फिलहाल जो अगला टॉपिक है वो जीके का है, तो चलो जीके स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी की जो प्रश्न है, प्रश्न बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पर।
कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, 46 का उत्तर बी है। सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन बी करेक्ट है। और कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो भवानी देवी, इसका उत्तर बनेगा। करंट अफेयर को देखो, करंट अफेयर बहुत ही टफ हो रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, करंट अफेयर आप लोग पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, लेकिन और नहीं है आपके पास नोट्स तो हमारी जो PDF है उसको उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा बताओ? ये दोस्तों अनुसंधान चिंतन शिविर था, यानी कि विकल्प डी। और एक बात और बता दें कि करंट अफेयर में अब जो चर्चित प्रश्न होते हैं वो नहीं आते हैं। करंट अफेयर में ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो बिल्कुल चर्चा में रहते ही हैं, जिनको आप स्किप कर देंगे वही पूछ लेगा एग्जामिनर। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत INS किरपाण को उधार में दिया है? तो वियतनाम को दिया था, आपको याद होगा। चीन सागर में इसकी तैनाती हुई है। भारत में मानहानि को IPC की किस धारा में परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता IPC के लिए मानहानि को धारा 499 में यहाँ पर रखा गया है। नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो यहाँ पर ये उड़ीसा से संबंधित है नुआखाई। ये सारे जो त्यौहार होते हैं ना जो चर्चा में रहते हैं उनको रटना पड़ेगा आपको। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? तो ये क्या होता है आपको पता है? सूचित होना या प्रमाणित होना। तो इसका आंसर बनेगा उत्प्रेषण। ठीक है, इसको ऑप्शन सी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 53 हो गया ना, 54 पे आते हैं। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ये IIHR ये कहाँ पर है? तो ये बनेगा आपका, सॉरी डी बोल रहा हूँ और सी को टिक कर रहा हूँ। तो डी मतलब कर्नाटक में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट भाई, डी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया की सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा था, इसका आंसर था, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन बी था, कालका शिमला रेलवे। ये रट लेना, कुछ नए प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखो जो भी एग्ज़ाम होता है ना वो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो या नहीं हो, क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करो, उसको लगाया करो, ये बहुत ज़रूरी है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई जो किताब है पंचतंत्र, उसमें पूछा जा रहा है कि ये किस भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से? तो ये संस्कृत में लिखी गई थी, बाद में इसका दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, सोना चांदी रत्न अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 की, और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कंचनजंगा, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें। तो भारत में जितने जलप्रपात हैं और ये किस राज्य में हैं, इसको बार बार पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैगोड, नोह कलिकाई, मीनमुट्टी और थलायार। तो ये कहाँ पर स्थित है भैया, ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर इसको पढ़ोगे नहीं तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 59 है, और यहाँ पर जो आपका मैच हो रहा है 59 का वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मगोड जो है कर्नाटका में, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद ये क्या है, नोह कालिकई, ये मेघालय में है, ये याद रखना। और तीसरा वाला कौन सा है, मिनीमुट्टी, तो ये केरला में है। और थलायार ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में अब एक ही बचा है,
मैच करा लो उसको। तो यहाँ पर विकल्प जो आपका है वो डी सही हो रहा है। ठीक है, कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर मस्कट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल में? अब प्रश्न बड़ा पुराना है, किसको याद रहेगा, लेकिन एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, जॉब बड़ी ज़रूरी है, नौकरी पाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला महीना कौन सा है बताओ? ये चैत्र होता है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बना था बताओ? फिरोज शाह कोटला किला जो 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, यह किला किस नदी के तट पर बना था? ये प्रश्न है। सही जवाब इसका है यमुना नदी, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। देखो सभी प्रश्नों को मैंने क्रॉस चेक किया हुआ है, उत्तर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सही उत्तर ही आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर यानी कि हरियल, तो यही बस यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? तो एजुथाचन पुरस्कारम, तो ये ऑप्शन इसका सही था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने मसौदा ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2023 जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार किस क्षेत्र से गुजरने वाले 33 kV और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोनचिरैया, ये ऑप्शन ए इसका सही था। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, अच्छा बाकी जो प्रश्न है, अब देखो कंप्यूटर आ गया आपका, चलो कंप्यूटर को भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज के आधार पर अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये मेल मर्ज होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो पास्कलाइन, यानी कि विकल्प यहाँ पर सही है, डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा दिया जाता है? तो क्लीन करना होता है ना, क्लीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका के मीन्स एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम है, तो ये क्या है? 69। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा बी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि विकल्प इसका सही है बी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 आपका कह रहा है कि IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो ये ब्लूटूथ टेक्निक होता है, ऑप्शन ए IoT। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा जावा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। AI एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा PERL पर्ल, यानी कि ऑप्शन डी सही है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा? तो आउटलुक, ठीक है ना, ये बहुत शानदार भी है, मुझे बहुत पसंद भी है। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े नेटवर्कों को लक्षित करता है? तो DDoS अटैक होता है, ये ऑप्शन इसका ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, तो ये तो आप जानते ही हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, हाल ही में इनकी डेथ भी हो गई, हाल ही में क्या हो गए होंगे 1.5 साल। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। अब देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न, आप लोग हैशटैग खूब यूज में लाते हैं, तो उसके बाद का यह प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है कि जो हैशटैग होता है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बस पहला विकल्प सही है, हैशटैग। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कौन सा है? ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? ई गवर्नेंस की बात हो रही है, जो डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक, तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, 77 का ए होता है।
आपने देखा होगा जो आपको जारी होता है डॉक्यूमेंट वगैरह, वो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह का, उसमें नीचे लिखा रहता है डिजिटली हस्ताक्षरित, ठीक है। ईमेल एड्रेस के भाग यूज़र नेम और डोमेन नेम, अब आपको पता ही होगा, जैसे मान लेते हैं आपका नाम यहाँ पर, चलो मेरा नाम ही देख लेते हैं, ज्ञान है @ इसके बाद मान लेते हैं कि mail.com है, ठीक है। तो ये ये अलग करता है ऑप्शन। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। अब देखो ये मेरा मेल आईडी नहीं था, ठीक है, मेरी मेल आईडी जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, ऐसा नहीं कि आप ज्ञान@mail.com पर मेल कर दो, वो किसी और का होगा, मेरा नहीं है। एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है। 79 है, सही जवाब बनेगा ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन सी। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यानी कि PPT की बात हो रही है, संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे सुरक्षित, तो इसमें पासवर्ड लगा दीजिए, एनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश UP के आ गया है, तो चलो बताओ, किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। ये चरकुला होता है, आपको याद होगा ना, ब्रज में ये होता है नृत्य। 81 का D सही है, चरकुला। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो चिन्हट और मासिलिया बता रहे हैं मेरे, तो 82 का यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा एक्चुअली में, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, तो इसको आप लोग आंसर करिए। मैं आंसर इसका कमेंट बॉक्स में पहले हर एक कमेंट में आपको दे दूंगा। कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था, उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी 83, तो श्रावस्ती था, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए 84 पे। 84 है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतारी मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है, तो ये पंचायतन मंदिर बोला जाता है, ठीक है, पंचायतन मंदिर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा आपका, किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1986 में, तो दलदल हिरण, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत से है, और फतह जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, आप जानते ही होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, लेखकों और उनकी कृतियों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। महादेवी वर्मा ने छांदा लिखा था, ये 1956 में लिखा था उन्होंने, और मलथी शरण गुप्त ने तिलोत्तमा लिखा है, ये भी सही, प्रेम प्रतीक। सूरदास, अच्छा अष्टसूर, ये अष्टछाप के जो कवि हैं उनसे संबंधित है ये अष्टसूर, तो ये गलत है, मतलब यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन सी ये आपका आंसर बनेगा। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। देखो ये गंगा और सोन वाला मैटर ना, ये पटना से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं, गंगा और वरुणा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, बताओ। तो कुल 17 हैं, ये एकदम रट लो अच्छे से, ज़रूरी भी है ये। और GI यानी कि भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों और स्थान का मिलान करें, वॉल हैंगिंग, हस्त निर्मित दरियाँ, कैंची और हस्त निर्मित कालीन। तो यहाँ पर तो एक तो तुरंत मैच हो रहा है, हस्त निर्मित कालीन, चौथे का बी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि चौथे का बी आपको समझ में आ ही गया है, तो चौथे में कहाँ पर बी है, तो बस एक ही विकल्प में बी दे रहा है, ऐसे ही गेस कर लो, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, बाकी आप यहीं से मैच करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया था। तो नेडा का निर्माण कब हुआ था बताओ, अप्रैल 1983 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, 92, सही जवाब है मोतीलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है।
92 का सी। नेक्स्ट है आपका 93, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। तो 93 का जो आंसर है वो बी बनेगा, शंकरगढ़ और बरगढ़। ठीक है, तो ये रट लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में हर सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़, वन टैप वन ट्री योजना को स्टार्ट किया है। अब देखो, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। तो यह योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? अब वन टैप वन ट्री योजना उत्तर प्रदेश की योजना है, ये तो पता ही था आपको, लेकिन किसके द्वारा शुरू की गई है ये प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे मतलब डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। फिलहाल इसका जो आंसर बन रहा है 94 है ना, 94 का आंसर सी बनेगा, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, यही उसका उत्तर है और ये करेक्ट है। ठीक है, कोई टेंशन मत लो, सही उत्तर है इसका। अब कुछ प्रश्न और बचे हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है, या फिर शेयर कर दो। इतनी देर से देख रहे हो, इसका मतलब कुछ हद तो आपको इससे मिल ही रहा है। ठीक है, तो लाइक कर देना दोस्त। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो अमलतास रोड का नाम बदला है, विकल्प बी इसका सही है। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये स्टार्ट किया गया है, तो कब शुरू किया गया है ये? 96। तो ये बताओ, ये 2012-13 में शुरू हुआ था ना, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए? लाल इमली का ऊन आता है ना, तो वूलन रहेगा ये, ऑप्शन सी। और उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज को मंजूरी दी है? 98। तो दोस्तों सी इसका उत्तर बनेगा, कुल 31। ठीक है, और लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा नवाबुद्दीन ने इसको बनवाया था, 60 फीट इसकी ऊंचाई है। और लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो आपको याद ही होगा कि अभी जो प्रश्न छूटे हुए हैं, कौन से प्रश्न? जी हाँ, रीजनिंग वाले, उसको भी आंसर करना जरूरी है भाई, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर छोड़ के चले गए। ठीक है, चलो आंसर बता देता हूँ इसको, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो 31 का जो था कि ABCDEF और G एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, तो EF C के बाएं बगल में है। तो इसका जो उत्तर आ रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन डी है, ई। ऐसे ऐसे मैच करा लो, उत्तर सही है। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 जानकारियाँ दी गई हैं, फिर इसका उत्तर दिया गया है कि कौन सा संबंध MN की बेटी है को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट है। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कथन दिए गए हैं, कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये कथन है, निष्कर्ष है, इसके आधार पर आपको उत्तर बताना है। तो 33 का जो आंसर है वो क्या बन रहा है दोस्तों? ये केवल एक और 2 अनुसरण करते हैं, तो ये इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 150 छात्र हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, तो इसका उत्तर बन रहा था ऑप्शन सी, यानी कि 85। ठीक है, उत्तर मिला लो, डिटेल मैं आपको दे दूंगा। यदि किसी निश्चित भाषा में इलेक्शन को इस रूप में लिखा जाता है और फ्लोटिंग को उसी कोड में कैसे कोडित करेंगे, तो 35 का जो उत्तर था वो था ऑप्शन ए, ये विकल्प ए इसका करेक्ट था। समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 36 का उत्तर ऑप्शन बी था यहाँ पर, 1788। नेक्स्ट है आपका कि कितने त्रिभुज हैं, तो कुल 18 त्रिभुज हैं। फिर एक लुप्त संख्या ज्ञात करिए 38 वाले में, तो 112 इसका उत्तर है, 112। फिर है कि 8 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ऊपर से गिनती करें तो दूसरी, पाँचवीं, छठी किताबें हिंदी में, तो ये जो है इसका 39 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, हिंदी। ठीक है, बी सही है, हिंदी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं, मतलब डिक्शनरी में कैसे लिखे जाते हैं उस क्रम में आपको लिखना है। तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी बनेगा, 2, 1, 3, 4, 5 इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, और ये क्या है? कथन है, निष्कर्ष है। तो इसके आधार पर आपको उत्तर देना था।
तो 41 का जो आंसर बन रहा था वो डी बन रहा था, ना तो एक ना ही दो निहित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो 42 में जो उत्तर बन रहा था वो बी बन रहा था, ये बी। ठीक है, बी का दूसरा। फिर देखिए यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए थे, तो उसी के आधार पर आपको विच वर्ड कुड मीन CEILING TILE, तो 43 का जो आंसर था वो ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन को आप पकड़ना चाहते थे वो चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय ही नहीं बचा है, आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है। तो 44 का जो आंसर है वो एक तरीके से आपके जनरल टेस्ट के लिए होगा। ट्रेन छोड़ने के बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर TTI को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें। ट्रेन में चढ़ जाएं, चुपचाप अपनी यात्रा करें, पहले टिकट खरीदने बाद में मतलब ये क्या चक्कर है कि जल्दी ट्रेन में चढ़ने का जोखिम लेने के बजाय ट्रेन छूटने दें, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। वैसे दोनों ही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन में रहते हैं, आप TT से बात कर सकते हैं। ठीक है, TT आपके लिए पेनाल्टी देके टिकट बना भी सकता है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला क्वेश्चन था वो ये है कि 45 नंबर है, प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लें। यदि लोग सुबह 10 बजे से पहले अपनी सीट पर नहीं हैं तो मतलब संबोधन नहीं होगा। तो ये तो है नहीं, यही वाला सही रहेगा, यानी कि केवल 2 यहाँ पर सही है, तो डी इसका सही जवाब था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि आपके आधारित थे किस पर, जनरल इंटेलिजेंस पर। तो बाकी सभी प्रश्न आपने देख ही लिए हैं, कुल मिला के 100 प्रश्नों का ये सीरीज है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।